ओके, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग शुरुआत करने वाले हैं जो कि हमारा चैप्टर है आनुवांशिकता और परिवर्तन, यानी जो 16वां पार्ट है उसके बारे में करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले उसके बारे में अध्ययन करने से पहले हम थोड़ा सा रिवाइज करेंगे, यानी आनुवांशिकता में क्या है, किस प्रकार से है। सभी बच्चों को थोड़ा बहुत यानी रिमाइंड होगा। एक मिनट, रुको। तो क्लियर? हेलो। तो स्लाइड क्लियर है? नहीं मिस। सर क्लियर नहीं है। हेलो, क्लियर है स्लाइड? हाँ मिस, अभी पीपीटी दिख रहा है आपका, लेकिन आपका आवाज ठीक से सुनाई नहीं दे रहा है। हेलो मिस, माइक म्यूट है आपका। हेलो। हेलो। हेलो मिस। हाँ सर, हेलो। हाँ हाँ मिस, अभी आवाज आई आपकी। ओके, एक मिनट सर, रुकिए। हाँ। सर अभी पीपीटी क्लियर है सर? जी हाँ मिस, दिख रही है पीपीटी आपकी। जैसे मैंने कहा, हम लोग आनुवंशिकता और परिवर्तन उसके बारे में यानी अध्ययन, मतलब उसके आगे का जो टॉपिक है उसमें रिलेटेड टॉपिक आज हमको क्या करना है, उससे रिलेटेड टॉपिक आज हमें करना है वो है हमारा मेंडेल का एक संकर संतति का प्रयोग, और दूसरा है हमारा मेंडेल की द्विसंकर संतति का प्रयोग। ठीक है, ये दो हमें करना है। मेंडल की एक संकर संतति का प्रयोग क्या है और मेंडल की द्विसंकर संतति का क्या प्रयोग है वो करना है। सबसे पहले ये यानी टॉपिक पे जाने से पहले हम थोड़ा सा पहले के जो भी है इससे रिलेटेड, इस टॉपिक में रिलेटेड जो पहले के हैं वो सारे हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। जैसे कि मैंने बताया, इस चैप्टर का नाम है आनुवंशिकता का गुणधर्म। ठीक है, आनुवंशिकता और परिवर्तन। तो हम पहले जैसे पढ़ा है कि आनुवंशिकता क्या होती है। बहुत सारे गुण ऐसे होते हैं जो हमारे माता पिता के द्वारा संक्रमित होते हैं उनके संतानों में, यानी माता पिता के द्वारा ट्रांसफर होते हैं। जैसे हम बोल सकते हैं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक संक्रमित होते हैं, ट्रांसफर होते हैं आनुवंशिक गुणधर्मों के द्वारा। वो होता है हमारी आनुवंशिकता। तो आनुवंशिक गुणधर्म कौन से हैं, कैसे? तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है हमारा जो कि है डीएनए, और फिर उसके अंदर होता है डीएनए में होता है जनु। यानी सबसे पहले जो हमें पता है कि हमारे शरीर में कोशिकाएं हैं। ठीक है, कोशिकाओं से हमारा शरीर जो है कोशिकाओं से बना हुआ है। तो कोशिकाओं के अंदर क्या रहता है, केंद्रक होता है। केंद्र के अंदर क्या रहता है हमारा, वो होता है हमारा जिसे हम बोल सकते हैं गुणसूत्र प्रेजेंट होता है। ठीक है,
गुणसूत्र के अंदर क्या रहेगा, सभी को पता है गुणसूत्र के अंदर हमारा डीएनए उपस्थित होता है, और डीएनए के अंदर क्या रहता है, हमारा जनुक, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, माध्य भाग है सारे अनुवांशिक गुणधर्म को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेके जाना। जैसे हम किसी चीज को हमें यानी एक जगह से दूसरी जगह पे भेजना है, तो हम कोई वाहन का उपयोग करते हैं, गाड़ी का उपयोग करते हैं, उसको एक जगह से दूसरी जगह तक लेके जाने के लिए। वैसे ही ये जनुक जो है एक प्रकार से एक वाहन है हमारे अनुवांशिक गुणधर्मों को, माता पिता के अनुवांशिक गुणधर्मों को उनके संतानों में ट्रांसफर करने के लिए। ठीक है, तो अब हम जानेंगे हमें, लेकिन हमें अभी क्या करना है, हमारा जो अगला टॉपिक है मेंडल के बारे में करना है। तो मेंडल के बारे में करना है, सबसे पहले मेंडल के बारे में करने से पहले, मेंडल जो थे वो एक प्रकार से, उनका पूरा नाम क्या है, ग्रेगर जोहन मेंडल। ग्रेगर जोहन मेंडल ये क्या थे, ये ऑस्ट्रियन वैज्ञानिक थे। ऑस्ट्रियन वैज्ञानिक थे, यानी ग्रेगर जोहन मेंडल ये ऑस्ट्रियन वैज्ञानिक थे। इन्होंने क्या किया, आनुवंशिक गुणधर्मों का अध्ययन करने के लिए उन्होंने प्रयोग किए बहुत सारे। तो उन्होंने सबसे पहला प्रयोग जो किस पे किया, उन्होंने मटर के पौधों पे किया। यानी जो मटर के पौधे रहते हैं, मटर के दाने, मटर के पौधों पे उन्होंने वो प्रयोग किया अनुवांशिक गुणधर्म का, कि किस प्रकार से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक कैसे संक्रमित होते हैं हमारे अनुवांशिक गुणधर्म। तो उन्होंने अपना क्या बनाया, अनुवांशिक सिद्धांत बनाया। मेंडेल का अनुवंशिकता का सिद्धांत क्या है, माता पिता से संतान को समान मात्रा में जनुकीय पदार्थ हासिल होते हैं, इस विचार पर लक्षणों की अनुवंशिकता के सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है, कैसे जनुकीय पदार्थ हासिल होते हैं, यानी जो जनुक के माध्यम से, यानी जो जनुक हम जीन्स कहते हैं, ठीक है, इंग्लिश में उसको जीन्स कहते हैं, तो कैसे उसके माध्यम से ट्रांसफर होते हैं, संक्रमित होते हैं। उसी प्रकार से मेंडल के सभी प्रयोग, मेंडल ने अपना सारे प्रयोग मटर के पौधों में दिखाई देने वाले दृश्य लक्षणों पर आधारित है। ये लक्षण निम्नानुसार है, यानी कौन से लक्षण उन्होंने किए, तो उन्होंने ना दो प्रकार के लक्षण रखे। एक हम बोलते हैं प्रभावी लक्षण, और दूसरा बोलते हैं अप्रभावी लक्षण। यानी प्रभावी लक्षण जो हमें दिखाई देता है, जो अट्रैक्टिव लगता है, जो हमें नॉर्मली दिखाई देता है, ठीक है, जो हमें हमेशा दिखता है, वो प्रभावी जो घटक, जो हमें हमेशा वो दिखा। अप्रभावी घटक क्या होता है, वो छुपा हुआ रहता है, ठीक है, वो हर किसी में नहीं दिखता है, लेकिन प्रभावी घटक मोस्ट ऑफ हर किसी में दिखाई देता है। और वह क्या होता है, अट्रैक्टिव रहता है, यानी एक तरह से हम बोलेंगे, एक तरफ से हमें अच्छे से दिखाई, क्लियरली दिखता है। तो प्रभावी घटक में उन्होंने कौन कैसे कैसे उन्होंने प्रयोग किया, क्या क्या लिया उन्होंने, मटर का मतलब किस तरह से उन्होंने प्रयोग किया जो मटर के पौधों पर। तो सबसे पहले उन्होंने मटर के दानों पे लिए, मटर के दाने लिए, मटर के दानों में लिया, तो उन्होंने कैसे किया, बीज का आकार कैसा है, कोई गोल आकार लिया, फिर उसके बाद झुर्रीदार आकार लिया, यानी एकदम गोल आकार, एकदम सुख, यानी पूरी तरह से गोल नहीं था वो, ये ऐसा लिया। फिर उन्होंने क्या किया, बीज पीला लिया, एक बीज जो है वो पीला वाला लिया, दूसरा बीज जो हरा हरा हुआ लिया, हरा वाला लिया। फिर फूलों का रंग, उसके जो मटर के फूलों का रंग जो उन्होंने लिया, एक उन्होंने बैंगनी रंग यानी उस तरह से लिया, दूसरा उन्होंने सफेद वाले रंग का, सफेद रंग वाले फूलों यानी मटर के दानों का उन्होंने लिया। तो इस प्रकार से उनके फूलों के रंग के, उनके बीज के रंग के हिसाब से, उनके बीज के आकार के हिसाब से, ठीक है, उनके जो मटर के दाने जिसमें रहते हैं, जो उनका ऊपर का जो कवर रहता है, वो ऊपर का जो कवर होता है वो कैसे आकार से, यानी वो फूला हुआ है कि चपटा हुआ है, तो उसके आधार पर उन्होंने भी क्या किया, प्रयोग किया, वो दोनों को भी लेकर प्रयोग किया। फिर उसके बाद में मटर के पौधे छोटे हैं, हाँ, मटर का जो रंग होता है, जो ऊपर का जो कवर रहता है वो हरा रंग का होता है, एक हरा रंग का लिया और दूसरा पीला रंग का लिया, तो ऐसे भी उन्होंने प्रयोग किया। यानी उन्होंने हर इसमें, यानी मटर के पौधे का हर एक प्लांट, यानी हर एक पार्ट को लेकर उन्होंने प्रयोग किया है। उनके उसके ऊपर के जो कवर रहते हैं, मटर के दाने का छिलका जो रहता है, उसका ऊपर भी साथ में लेकर उन्होंने प्रयोग किया है। उसके साथ साथ उन्होंने क्या लिया, एक मटर के पौधा का लंबा ऊंचाई ली, एक मटर के पौधे का बड़ा लिया, और दूसरा मटर का पौधा कैसा था, वो छोटा था यानी बौना था। तो ऐसा भी उन्होंने प्रयोग किया। तो उन्होंने मटर के पौधों को अलग अलग प्रकार से अलग अलग उन्होंने प्रयोग किया है।
अब हम लोग देखने वाले हैं कि मेंडेल का एक संकर संतति का प्रयोग। एक संकर संतति का प्रयोग क्या होता है? मेंडेल एक संकर मीन्स एक लक्षण, एक यानी मेंडेल ने जो मटर के पौधों को लिया प्रयोग करने के लिए, उनमें सिर्फ एक लक्षण जो डिफरेंस यानी दो पौधे लिए उन्होंने और उन दोनों पौधों में सारी समानताएं थी, सब कुछ था, सब एक जैसे थे, दोनों एक पौधे एक जैसे दिखते थे, सब कुछ था। सिर्फ सिर्फ एक ही फर्क था, सिर्फ एक डिफरेंस था। वो क्या था? उन्होंने क्या किया, इसमें एक पौधा जो है वो लंबा लिया और दूसरा पौधा कैसा था? बौना था। यानी एक पौधा था मटर के पौधे का और दूसरा पौधा कैसा था? वो बौना, छोटा था। तो बस यही एक लक्षण उन्होंने फर्क यानी डिफरेंस लिया है, तो उसको हम बोलते हैं एक संकर। एक संकर यानी एक लक्षण वाला, एक लक्षण, बाकी सारी समानताएं रहेंगी, सब रहेंगी दोनों पौधों में, सभी समानताएं रहेंगी, सब कुछ, यानी उनके दाने भी बराबर रहेंगे, उनके फूलों का रंग भी बराबर रहेगा, सब रहेगा। सिर्फ एक ही लक्षण था, यानी एक ही अंतर था। वो क्या था? एक पौधा लंबा था और दूसरा पौधा छोटा था, बस यही फर्क था। मेंडल ने जो प्रयोग किया उनमें विरुद्ध लक्षणों की एक जोड़ी वाले मटर के पौधों में संकर प्रस्थापित किया। इस प्रकार के संकर को एक संकर कहते हैं। यानी जैसे बताया कि एक लक्षण वाले, यानी सिर्फ दोनों में एक ही लक्षण का यानी एक ही डिफरेंस था, यानी एक पौधे की लंबाई, एक पौधा लंबा था यानी उसकी ऊंचाई बड़ी थी और एक पौधे की ऊंचाई छोटी थी, बस ये फर्क था, बाकी सारे उसमें समानताएं थी। इसलिए मेंडल ने इसका नाम लिखा है एक संकर संतति का प्रयोग। यानी एक संकर यानी उनमें एक लक्षण का डिफरेंस यानी अंतर। अभी मेंडल ने जो प्रयोग किया, ठीक है, तो उन्होंने एक बड़ा वाला पौधा लिया और एक छोटा पौधा लिया, ऊपर का इसलिए एक बड़ा पौधा लिया, छोटा पौधा। तो बड़े पौधे को नाम दिया उन्होंने टीटी, यानी उसका संकेत रखा टीटी, कैपिटल टी। आप चाहिए तो आप ये ट्री, एक्चुअली मैंने ट्री है इसलिए उन्होंने टी लिया। कोई भी हम लोग अल्फाबेट्स कोई भी यूज कर सकते हैं, एबीसीडी में कोई भी अल्फाबेट्स यूज कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि टी वहां पर है तो टी लिखना है, आर है तो आर ही लिखना है, ऐसा नहीं, आपके ऊपर है, हम कोई भी अल्फाबेट्स वगैरह यूज कर सकते हैं। ट्री है इसके लिए उसका शॉर्ट फॉर्म यानी टी लिया। तो जो बड़ा वाला पौधा है उसका हम लोगों ने कैपिटल टी लिया, स्मॉल टी यानी शॉर्ट टी, यानी दो अल्फा, दो जन, इसमें बड़ा वाले पौधे में हम लोगों ने कैपिटल टी लिया और छोटे वाले में हम लोगों ने स्मॉल टी लिया। तो बड़ा वाला जो छोटा वाला पौधा जो है वो हमारी प्रथम जनक पीढ़ी है, यानी P1, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं P1 से। प्रथम जनक पीढ़ी है यानी P1 पेरेंट्स, वो हमारे पेरेंट्स है, उन पेरेंट्स से संतान आने यानी संतान की उत्पत्ति होगी, उन पेरेंट्स से, यानी उन जिसे हम बोलेंगे वह उनके पेरेंट्स है और उन पेरेंट्स से हमारे नए संतान यानी नई पीढ़ी की उत्पत्ति होगी। तो वो इसके लिए उसको प्रेजेंट किया है P1 से। यहाँ पे मैं बताती हूँ इसमें हमारी जनक पीढ़ी P1 है, यानी P1 यानी क्या? प्रथम जनक पीढ़ी। जनक यानी क्या? जो हमारे पेरेंट्स होते हैं, जो हमारे माता पिता रहते हैं, ठीक है, जिनसे नए संतान की नई पीढ़ी की उत्पत्ति होती है, वो जनक कहलाते हैं। ठीक है, तो जनक में कौन है? तो जनक में एक हमारा लंबा पौधा है और एक बौना पौधा है। तो लंबा पौधा को हमने क्या किया है? कैपिटल टी से रिप्रेजेंट किया है और बौने पौधे को कैसे रिप्रेजेंट किया है? स्मॉल टी से। ठीक है, स्मॉल टी से, ये दोनों रिप्रेजेंट कर लिया। अब दोनों को अलग करेंगे, यानी एक दोनों को अलग होगा तो लंबा का इसमें क्या हो जाएगा? दोनों कैपिटल टी अलग हो जाएंगे और बोने में भी क्या होगा? दोनों स्मॉल टी अलग कर देंगे। तो युग्मक, युग्मक यानी हमने उसको क्या किया? अलग अलग सेपरेट कर दिया, वो उसके युग्मक हो गया। बाद में जब किया, जब सबको साथ में मिलाएंगे, यानी एक इसका कैपिटल टी लिया लंबा पौधे का और बौने पौधे का एक स्मॉल टी लिया, बौने पौधे का एक स्मॉल टी लिया और लंबे पौधे का एक
कैपिटल टी लिया, तो क्या बन गया हमारा, इसमें क्या बन गया हमारा, वो हो गया हमारा कैपिटल टी और स्मॉल टी। यानी एक लंबे पौधे का आया जनु और दूसरा बौने पौधे का जनु का है, तो वो बन गया हमारा कैपिटल टी और स्मॉल टी। यानी जिसे हम बोलेंगे जो हमारी हो गई प्रथम संतानीय पीढ़ी, यानी ये संतान की उत्पत्ति हो गई, यानी ये है नई पीढ़ी, जो नई पीढ़ी आई, नई जनरेशन आई है। यानी जनुक से यानी पेरेंट से, जनक से हमें प्रथम संतानीय पीढ़ी मिली, जो कि टी, कैपिटल टी और स्मॉल टी है। तो इसमें क्या मेंडल ने ऑब्जर्व किया कि जो उससे हमें जो पौधा प्राप्त हुआ है, ये कैपिटल टी और स्मॉल टी है, वो पौधे प्राप्त हुए, तो कैसे हैं वो पौधे, कैसे हैं वो पौधे, लंबे हैं। वो पौधे कैसे हैं, लंबे हैं, ठीक है। एक तो लंबा पौधा था और एक बौना पौधा था, तो बाद में उनको हमने एक अक्षर से रिप्रेजेंट किया, यानी लंबा पौधा को हम लोग कैपिटल टी से अक्षर से किया और बौने पौधे को स्मॉल टी से किया। अब उसके बाद में दोनों में क्रॉस हमने मल्टीप्लिकेशन किया, यानी इसका एक कैपिटल टी लिया, उसका एक स्मॉल टी लिया, इसका एक कैपिटल टी लिया, उसका स्मॉल, दोनों को मिलाने के बाद में जो हमें बना, यानी जो पौधा बना, जिसे हम बोलेंगे, यहाँ पर देखते हैं हम लोग, एक नीचे कैपिटल टी स्मॉल टी, उसके बाद में कैपिटल टी और स्मॉल टी, यानी दोनों को क्रॉस करने के बाद में हमने उसकी जो प्रथम संतानीय पीढ़ी है उसका नाम दिया है F1। प्रथम संतानीय पीढ़ी को F1 दिया है, यानी जो पौधा उत्पन्न हुआ, यानी क्रॉस करने में जो उत्पन्न हुआ, वो पौधे कैसे थे, लंबे थे। वो पौधे कैसे थे, लंबे। तो फिर इसका मतलब क्या हो गया, जो लंबा पौधा है वो क्या है, यानी जो पहला हमारा स्टार्टिंग था कैपिटल टी वाला, वो हमारा बोले, यानी उसका जो लक्षण है हमें प्रथम संतानी पीढ़ी में दिखा, यानी पौधे कैसे थे, लंबे थे, तो प्रथम संतानी पीढ़ी में हमें उसका लक्षण दिखा। पौधे बौने नहीं हुए, पौधे लंबे हुए, इसीलिए जो लंबा पौधा है उसको हम प्रभावी घटक बोलते हैं। क्यों प्रभावी घटक बोलते हैं, क्योंकि उसके जो लक्षण है लंबे पौधे के, उसे वो हमें प्रथम संतानीय पीढ़ी में दिखे। यानी प्रथम संतानीय पीढ़ी यानी F1, यानी जो भी जो पौधे उत्पन्न हुए वो पौधे कैसे थे, लंबे थे। इसके लिए उसको हम बोलेंगे, यानी जो लंबा पौधा है उसको हम बोलेंगे प्रभावी घटक, और जो बौना पौधा है उसका हमें लक्षण नहीं दिखाई दिया प्रथम संतानीय पीढ़ी में, यानी F1 में उसका लक्षण नहीं दिखाई दिया, इसके लिए हम उसको बोलेंगे अप्रभावी घटक। जो बौने पौधा है उसको अप्रभावी घटक बोलेंगे। ऐसे होता है प्रभावी और अप्रभावी घटक। यानी जब किसी का यानी जो भी पौधा रहता है उसके लक्षण अगर प्रथम संतानीय पीढ़ी में दिखाई दे देते हैं तो उसे हम कहते हैं प्रभावी घटक कहते हैं। जैसे लंबे पौधे का दिखाई दिया हमें प्रथम संतानीय पीढ़ी में, यानी सारे के सारे पौधे लंबे थे, जैसे सारे के सारे पौधे लंबे थे, ओके। लेकिन बौना पौधा का एक भी क्वालिटी यानी प्रथम संतानीय पीढ़ी में नहीं दिखाई दी, इसीलिए लंबे पौधे को हम क्या कहते हैं, लंबे पौधे को कहा जाता है, लंबे पौधे को कहा जाता है प्रभावी, क्योंकि उसके लक्षण हमें प्रथम संतानीय पीढ़ी में दिखाई दिए। अब ये हो गया हमारा F1 प्रथम संतानीय पीढ़ी, इसका जो P1 और बोना, दोनों को हमने क्रॉस किया, यानी दोनों का ऊपर किया, तो एक का कैपिटल टी लिया, एक का स्मॉल टी लिया, कैपिटल टी स्मॉल टी करके हम क्रॉस किया, तो क्या बना हमारा प्रथम संतानीय पीढ़ी में एक कैपिटल टी और फिर स्मॉल टी। क्या, तो इससे क्या पता चला, इससे ये पता चला कि जो हमारा F पौधा मिला है हमें वह कैसा है, वह लंबा है, यानी वो बौना नहीं है, वो लंबे आकार का है, ठीक है। अब हम लोग जाएंगे, अब इसके बाद यहाँ पे तो स्टॉप नहीं हुआ, यहाँ पर हम लोग देखेंगे जनक पीढ़ी P1 लंबे और बौने पौधे का उपयोग संकर के लिए किया गया है, इसलिए जनक पीढ़ी P1 है। मेंडल लंबे तथा बौने पौधों के लिए क्रमशः प्रभावी और अप्रभावी ऐसे शब्दों का उपयोग किया है। मेंडल ने लंबे पौधों को प्रभावी
क्यों कहा प्रभावी कहा? क्योंकि अगली पीढ़ी के सभी पौधे लंबे, यानी F1 जो हमारा प्रथम संतानीय पीढ़ी है उसके सारे पौधे कैसे होते हैं? लंबे होते हैं, लंबे थे। बौने पौधे को अप्रभावी कहा है क्योंकि उनके लक्षण, क्योंकि ये लक्षण अगली पीढ़ी में दिखाई नहीं। इसे पैनेट पैनेट स्क्वायर कहते हैं, यानी जो टेबल बना है ना उसे हम क्या कहते हैं? पनेट स्क्वायर। पनेट स्क्वायर कहा जाता है। यानी जो लंबे पौधे के गुणधर्म उसे हम पौधे को हम प्रभावी घटक कहेंगे। क्यों कहेंगे? क्योंकि उसके लक्षण हमें प्रथम संतानी पीढ़ी में दिख गए कि सारे के सारे पौधे लंबे थे। और जो हमारा बौना पौधा है उसे अप्रभावी कहेंगे क्योंकि उसके लक्षण जो थे वह प्रथम संतानी पीढ़ी में नहीं दिखे, इसीलिए उसे हम कहेंगे यानी अप्रभावी घटक कहेंगे। ठीक है, अभी ये वाला हो गया। जैसे अभी इन्होंने प्रयोग किया, यानी तो यहाँ तक स्टॉप नहीं हुआ, यानी मेंडल का यहाँ तक पूरी तरह से स्टॉप, इसके बाद भी उन्होंने किया। प्रथम संतानी पीढ़ी के बाद में मेंडल ने क्या किया? द्वितीय संतानी पीढ़ी, यानी जिसे हम कहते हैं F2। तो उन्होंने क्या किया? दूसरा जनक बनाया जो हमें प्रथम संतानी पीढ़ी F1 में मिला था। यहाँ पे देखो लिखा है प्रथम संतानी पीढ़ी में हमें क्या मिला? एक कैपिटल T मिला और एक स्मॉल t मिला, यानी जो पौधा था वो लंबा था। वो पौधा था क्या, कैसा था? वो लंबा था। यानी प्रथम संतानी पीढ़ी में हमें जो पौधे मिले वो लंबे हैं। ठीक है, एक टी है और एक टी है, ये हो गया। तो क्या नाम दिया उन्होंने? दोनों पौधों में दो पौधे हमें मिले थे, यानी दोनों पौधे कैसे थे? लंबे थे। कैपिटल स्मॉल, कैपिटल स्मॉल टी को यानी जनक बना दिया, दोनों पौधों को कर दिया। अब जो कैपिटल है और स्मॉल टी है उनके युग्म को कर दिया, यानी स्मॉल टी यहाँ पर लिखा भी है, इसमें देख सकते हो। इस तरह से युग्म को अलग अलग कर दिया, यानी कैपिटल ए को अलग, जो बताया। फिर उन्होंने क्या किया? ये दो, एक कैपिटल टी स्मॉल टेल में इधर ऊपर रखा या फिर नीचे, दोनों का तीर गुणा किया। जैसे कैपिटल टी को दोनों कैपिटल टी स्मॉल टी से करने के बाद में क्या हो गया? जो पहला पौधा बना, यानी जो द्वितीय संतानी पीढ़ी में जो पहला पौधा बना वो क्या था? कैपिटल टी वाला ही था, तो लंबा पौधा बना। दूसरे में भी क्या हुआ? लंबा पौधा बना। जब स्मॉल टी के साथ में किया गया तो तीसरी बार भी प्रोसेस यही किया गया, युग्मक तैयार किया गया, तो वो भी पौधा लंबा था। लास्ट में उन्होंने क्या मिला कि उनको मिला, यानी जो पौधा मिला, एक पौधा उनको बौना मिला, यानी एक पौधा द्वितीय संतानी पीढ़ी में 3 पौधे जो वो लंबे मिले और एक पौधा कैसे मिला? उनको बौना मिला, यानी उनको छोटा मिला। ठीक है, यानी देखो जो बौना पौधे के जो लक्षण थे वो प्रथम संतानी पीढ़ी में नहीं दिखाई दिए, लेकिन वो द्वितीय संतानी पीढ़ी में उनको दिखाई दिए। बौने पौधे के लक्षण जो है वो प्रथम संतानी पीढ़ी में बिल्कुल नहीं दिखाई दिए, वह दिखाई दिए द्वितीय संतानी पीढ़ी में, यानी F2 में उनको वो
वह उनको F2 में दिखाई दिए। यानी देखो, यानी ऐसा नहीं कि हमारे जो लक्षण नहीं आए हैं वो संक्रमित, यानी जैसे माता पिता के जो लक्षण है वो यानी संतान में नहीं आए हैं, तो ऐसा नहीं है कि वो लक्षण मतलब उनसे, यानी उनके संतान से, उनके जनुक में उपस्थित रहते हैं वो लक्षण, उनके संतान से वो उनके संतानों में भी ट्रांसफर हो सकते हैं। ठीक है, उनके लक्षण उनके जनुक में उपस्थित होते ही है उनके संतानों में, तो उनसे उनके संतानों में जा सकते हैं। यानी देखो किस प्रकार से ये हो सकता है, यानी जो ये ट्रांसफर है जनुक का, वो किस प्रकार हो सकता है, एक संतान से दूसरे संतान की पीढ़ी में भी संक्रमित हो सकता है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर कैसा था, यहाँ पर कैसा था इसमें, देखो P1 में एक लंबा पौधा लिया और फिर जनक पीढ़ी में लंबा पौधा था और एक छोटा पौधा था। उसके बाद में क्या हुआ, उसके लक्षण हमें सिर्फ लंबे पौधे के लक्षण हमें प्रथम संतानी पीढ़ी में दिखाई दिए, यानी F1 में हमें दिखाई दिया कि यानी जो पौधा वो लंबा हुआ। लेकिन द्वितीय संतानी पीढ़ी में क्या हो गया, द्वितीय संतानी पीढ़ी करने से पहले हमने जो प्रथम संतानी पीढ़ी में हमने पौधा पाया था उसी का ही हमने क्रॉस किया, दोनों लंबे पौधों का ही क्रॉस किया। ठीक है, दोनों लंबे पौधों को क्रॉस करने के बाद हमें क्या मिला, यानी हमें मिला कि जो 3 के 3 थे पौधे वो लंबे थे, एक पौधा हो गया। यानी लक्षण हमें F में नहीं दिखाई देगा, प्रथम संतानी पीढ़ी में नहीं दिखाई देगा, वो लक्षण हमें द्वितीय संतानी पीढ़ी में दिखाई दे सकता है। यानी या बोल सकते हैं यानी हमें बाद में लक्षण हमें दिखाई देंगे। तो ये था मेंडल का एक संकर संतति का प्रयोग। ठीक है, ऐसे ही मेंडल ने बहुत सारे प्रयोग किए। उन्होंने किस तरह मेंडल कितना 929 मटर के को 929 यानी मटर के पौधों प्रयोग किया उन्होंने। उन्होंने उसमें से उन्होंने क्या मिला, 705 पौधे लंबे हुए और 224 पौधे क्या थे, पौधे थे। इस तरह से उन्होंने प्रयोग किया और उन्होंने क्या निकाला, यानी जो उन्होंने एक टेबल, एक रेशियो निकाला कि अगर रेशियो की हिसाब से माना 3 पौधे लंबे मिले हैं और एक पौधे हमें कैसा मिला है, बौना मिला है। जैसे हमने रेशियो किया, इसमें से 3 पौधे कैसे थे, टेबल में नीचे देखेंगे 3 पौधे कैसे थे, लंबे थे। तीनों पौधे F2 वाले में कैसे थे, तीनों पौधे लंबे हैं, एक पौधा से बौना है। तो उसी प्रकार से उन्होंने रेशियो निकाला। तो इस कम से कम 929 यानी 930 बोल सकते हैं, 929 में या 929 उन्होंने इतने पौधों में उन्होंने प्रयोग किया है। यहाँ पर देख तो उन्होंने 705 को यानी बड़े पौधे मिले हैं और 224 जो कि है छोटे पौधों में बौने पौधे उनको प्राप्त हुए। ठीक है, तो जैसे अभी मेंडल ने किया कि मेंडल ने एक संकर संतति का प्रयोग किया जो कि क्या था, एक लक्षण वाले, यानी सिर्फ उनमें एक ही लक्षण के फर्क थे और बाकी सारी समानता है। वो लक्षण में क्या था, क्योंकि एक पौधा जो था वो बड़ा था और दूसरा पौधा कैसा था, छोटा था। ठीक है, तो ये लक्षण यानी ये उसमें यानी बोल सकते हैं हमने अंतर थे। लेकिन जब मेंडल ने अपना द्विसंकर संतति का प्रयोग किया तो उसमें उन्होंने क्या किया, उसमें उन्होंने 2 लक्षण लिए, 2 लक्षण वाले पौधे लिए, 2 लक्षण वाले, यानी 2 उनमें डिफरेंस थे। 2 डिफरेंस क्या थे 2 लक्षणों में, यानी सबसे पहले उन्होंने क्या किया, द्विसंकर पद्धति में विरोधी लक्षण की 2 जोड़ियों का समावेश होता है। मेंडल ने एक से अधिक लक्षणों की जोड़ियां पर एक ही समय पर ध्यान केंद्रित कर संकर की कुछ और प्रयोग किए। उन्होंने क्या लिया, देखो एक पौधा ऐसा था जिसका जो बीज था वो गोल आकार का था और पीले रंग का था, जिसका जो इन्होंने जो प्रयोग किया गोल आकार का और पीले बीज वाले पौधे के ऊपर प्रयोग किया। यानी जिसका जो बीज था वो उन्होंने क्या किया, मटर के बीजों पे प्रयोग किया, मटर के बीजों पे, अभी पौधे पे नहीं, मटर के बीज, जो पौधे मटर के पौधे का जो बीज होता है यानी जो दाना होता है मटर के दाने, उस पे प्रयोग किया हो मेंडल ने। तो उन्होंने कैसे लिया, 2 मटर के दाने लिए, एक मटर का दाना कैसा था, गोल आकार का था और उसका रंग कैसा था, पीला रंग था, उस मटर के दाने का रंग कैसा था, पीला था। दूसरा मटर कैसे लिया उन्होंने,
वो मटर वो गोल पूरी तरह से गोल आकार का नहीं था, यानी वो सूखा हुआ झुर्रीदार जिसे हम बोलेंगे, वो सूखा हुआ था। कैसा था? हाँ। तो दोनों को संकेत दिए गए बाय साइंटिफिक वे से, उन्होंने संकेत दिया। तो जो गोल पीले रंग वाला आकार था, इनमें दो लक्षण है, एक तो गोल है और दूसरा रंग क्या है, पीला है। ठीक है, ये दो लक्षण हो गए, एक गोल आकार का है और पीले रंग का है, और दूसरा इसमें कैसा है, वो झुर्रीदार आकार का है और उसका रंग हरा है। तो उन्होंने अलग अलग संकेत दिए। तो गोल और पीले रंग को उन्होंने संकेत दिया कैपिटल आर, आर आर मतलब राउंड, ठीक है, तो उन्होंने उसके हिसाब से लिखा, आर मतलब राउंड, तो उसको कैपिटल आर आर रिप्रेजेंट किया। वाई मतलब येलो, पीला, तो उसको वाई वाई से किया। तो इसका संकेत उन्होंने किया, दो लक्षण है, इसके लिए दो युग्मक रहेंगे, कैपिटल आर आर और वाई वाई, कैपिटल वाई वाई, यानी दो, कैपिटल आर आर और कैपिटल वाई वाई। जो झुर्रीदार हरे रंग का बीज है उसका उन्होंने किया स्मॉल आर आर और वाई, यानी दोनों के अभी जरूरी नहीं तुम्हें, मैंने जैसे बताया कि अल्फाबेट जैसे दिए हुए, तुम कोई भी अल्फाबेट यूज कर सकते हो, लेकिन जैसे ऊपर यूज किया है ना, जैसे ठीक है स्मॉल दूसरे वाले में करना है, ठीक है। तो जैसे अभी कैपिटल आर आर और वाई कैपिटल वाई वाई, तो दूसरे का भी क्या, स्मॉल आर आर और स्मॉल वाई वाई ऐसे यूज किया। तो अभी यहाँ पे हम लोग टेबल देखेंगे, यानी प्रथम जनक पीढ़ी में P1 में उन्होंने क्या किया, गोल पी P1 कहते हैं, जनक पीढ़ी, गोल और पीले, गोल आकार और पीले मटर थे। दूसरा था जुर्री और, तो गोल और पीले आकार के मटर को संख्या है आर, कैपिटल आर और वाई वाई कैपिटल वाई वाई। झुर्रीदार को स्मॉल आर, फिर दोनों युग्म, यहाँ पर क्या किया, एक बार कैपिटल आर ले गोल पे मटर में, फिर कैपिटल वाई लिया, में दोनों भी स्मॉल है, इसके लिए एक स्मॉल और दूसरा आर स्मॉल और दूसरा वाई स्मॉल। तो जब दोनों को, जब दोनों युग्म को क्रॉस किया गया, तो जो प्रथम पहली पीढ़ी है यानी F1, उसमें हमें क्या मिला, एक तो कैपिटल आर, दूसरा स्मॉल, फिर कैपिटल और स्मॉल। इसमें डायग्राम में कि किस प्रकार से जो प्रथम संतानीय पीढ़ी है उसमें हमें क्या मिला, मटर मिले, किसके लक्षण दिखाई दिए, गोल और पीले मटर के, जो हमने प्रथम जनक पीढ़ी में लिए थे। तो झुर्रीदार और हरा मटर के लक्षण इसमें नहीं दिखाई दिए प्रथम पीढ़ी में, तो शायद से वो अगली पीढ़ी में दिखाई देंगे। जैसे अभी हम लोग ने बोने पौधे के लक्षण जो है वो F2 जनरेशन इसमें किया, तो इसमें दिखाई दे सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर जो हमें प्रथम पहली पीढ़ी में मिला वो कैसा था, गोल आकार का और वो पीले रंग का था, यानी तो प्रथम, तो इसको हम बोलेंगे जो गोल और पीले मटर है उसको हम क्या कहेंगे, प्रभावी घटक बोलेंगे, क्योंकि उसके लक्षण हमें दिखाई दे दिए प्रथम पीढ़ी में। और झुर्रीदार और हरे मटर को हम क्या कह सकते हैं, अप्रभावी, क्योंकि उसके लक्षण हमें प्रथम पीढ़ी में नहीं दिखाई दिए। ठीक है, तो इस प्रकार से हो गया हमारा F1। अब जनक पीढ़ी P2, तो जो हमें मिला है ना F1 में, यानी जो हमें प्रथम संतानी पीढ़ी में मिला है उसी को ही हम क्रॉस करेंगे, यानी उसी को ही हम लोग उसी के ऊपर ही प्रयोग करेंगे, तो वो हमारी जनक पीढ़ी P2 हो जाएगी। तो हमने यहाँ पे क्या लिया, गोल पीले मटर लिए वही वाले, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, फिर वही कैपिटल वही लिया जो हमको मिला है प्रथम पीढ़ी F1 में। F1 में जो मिला है ना उसी को हम P2 में डालेंगे, वही पौधों के ऊपर, यानी वही मटर के दानों के ऊपर हम वापस प्रयोग करेंगे, यानी जो हमें तैयार होता है उसके ऊपर हम दो दो बार प्रयोग करते हैं, तो वही उसी मटर के दाने पर हम वापस प्रयोग करेंगे। यानी कैसे किया, तो देखो, तो उसके युग्म को अलग अलग कर दिया। युग्म को कैसे अलग करेंगे, यानी जैसे अभी कैपिटल आर है तो उसको
दोनों के साथ में, यानी एक बार कैपिटल वाई के साथ में लिया, फिर स्मॉल वाई के साथ में लिया, तो स्मॉल आर है, तो उसको एक बार कैपिटल वाई के साथ में लिया, फिर स्मॉल वाई के लिए, यानी सभी के साथ वो होना चाहिए। तो ऐसे इन्होंने 4 युग्म में कैपिटल आर वाई और कैपिटल आर स्मॉल वाई, फिर स्मॉल आर कैपिटल वाई, यानी पहले कैपिटल आर को लेके दोनों के साथ में किया, कैपिटल वाई और स्मॉल वाई के साथ में, और स्मॉल आर को लेकर, यानी इस तरह से उन्होंने प्रयोग किया, यानी ये प्रोसेस प्रैक्टिकल किया। तो यहाँ पर इस प्रकार से जब उन्होंने प्रयोग किया, इसके बाद उन्होंने एक टेबल बनाया, ये वाला टेबल, यानी जो भी 4 युग्मक है ना उनको ऊपर की तरफ रख दिया, वैसे ही सेम उन्होंने बाजू में रख दिया, यानी साइड में रख दिया। तो इस प्रकार से वैसे इसे गुणा करते गए, यानी तीरे गुणा करते गए। गुणा करने के बाद में इस तरह से उन्होंने किया, एक कितनी तरह से कितने पौधे हुए, उत्पन्न हुए पूरी तरह से, यानी पूरी तरह से हम बोल सकते हैं 16 पौधे, यानी इस हिसाब से बताएंगे हम लोग ने। तो 16 पौधे जो है वो उत्पन्न हुए। 16 पौधे उत्पन्न होने के बाद में उन्होंने बोला, निष्कर्ष निकाला। उन्होंने क्या निष्कर्ष निकाला कि 16 पौधों में जो कम से कम जो यहाँ पर कम से कम 3 पौधे जो थे वो कैसे थे, झुर्रीदार थे, झुर्रीदार हुए और हरे रंग के हुए, जिनके बीज जो झुर्रीदार हुए, यानी उन्होंने निष्कर्ष निकाला। और बाकी सारे पौधे कैसे थे, उनके रंग कैसे थे, उनका रंग पीला रंग था, और उनके मटर के दाने कैसे थे, गोल आकार के थे। तो इसका कहने का मतलब ये है कि इन्होंने जिस प्रकार से, जैसे हमारा मेंडेल का एक संकर संतति, एक संकर और दूसरे संकर में क्या फर्क है, अगर कभी अंतर स्पष्ट पूछा जाए तो क्या होगा कि एक संकर में लिख सकते हैं कि एक लक्षण वाले पौधों का उपयोग किया गया, और द्विसंकर में 2 लक्षण वाले पौधों का उपयोग किया गया। तो वहां पर एक संकर में क्या था, हमने पौधों का उपयोग किया, यहाँ पर द्विसंकर में हमने क्या किया, मटर के दानों के ऊपर प्रयोग किया। ठीक है, तो एक संकर में क्या था, पौधे लंबे, एक पौधा लंबा था, दूसरा पौधा छोटा था। और द्विसंकर में क्या किया, मटर के दाने कैसे थे दोनों, एक मटर के दाना था गोल आकार का और पीला रंग का था, और दूसरे मटर का दाना कैसा था, झुर्रीदार था और हरे रंग का था। ठीक है, तो गोल आकार का और पीले रंग का जो मटर था उसके जो गुणधर्म है वो हमें पहले पीढ़ी में दिखाई दे दिए। इसके लिए जो गोल आकार और पीले रंग का मटर है उसको हम प्रभावी घटक बोलेंगे। ठीक है, और झुर्रीदार हरे मटर का रंग लक्षण नहीं दिखाई दिया तो उसको हम बोलेंगे अप्रभावी घटक। उसके बाद जो हमें मिला है प्रथम संतानी पीढ़ी, यानी F1 में जो मिला है, यानी गोल और पीले मटर का, वही मटर के ऊपर वापस प्रयोग किया गया, यानी हमें 2 मिलते हैं। ठीक है, वही मटर के ऊपर वापस प्रयोग किया गया, वापस उसी के ऊपर प्रयोग किया गया, जो हमें मिला है F1 में उसके ऊपर वापस प्रयोग किया गया। तो हमें चारों युग्मों को पहले अलग अलग किया, उसके बाद में हमने टेबल बना के यानी क्रॉस किया इस तरह से कि सभी के साथ में क्रॉस किया, यानी जैसे ऊपर अल्फाबेट से वैसे सेम लिख दिए, और क्रॉस करने के उपरांत में हमें जो है वो मिला, किस तरह से हमने वो पूरी तरह से मेंडल ने स्टडी किया। तो मेंडल ने इस प्रकार से ये बताया, इसका क्या था, मेंडल की एक संकर द्विसंकर संतति का प्रयोग करने का मेन मकसद क्या था, का ये था कि किस से जैसे संतानों, माता पिता से संतानों में जो गुणधर्म संक्रमित होते हैं, ठीक है, और ऐसा नहीं कि उनके जो गुणधर्म संक्रमित हुए हैं तो उनको पहली पीढ़ी में यानी संतान में नहीं दिखाई दिया, सब उसके बहुत सारे गुणधर्म संतानों में नहीं दिखाई देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि वो छुप गए हैं, तो उनके जब उनके संतानों के संतान होंगे, ठीक है, तो उनमें वो गुणधर्म में जा सकते हैं, क्योंकि जनु के अंदर वो रहते हैं गुणधर्म बहुत सारे, उनके उनका बोल सकते हैं हम लोग, यानी उनके चेहरे की बनावट, उनके बालों का रंग, उनके अंदर के जो गुणधर्म है, उनके यानी उनका शांत स्वभाव, ऐसे बहुत सारे गुणधर्म रहते हैं, तो उनके बच्चों के ऊपर ट्रांसफर हो सकते हैं, उनके बच्चों में आ सकते हैं वैसे गुणधर्म। ऐसा बोला जाता है ना कि उनके हाँ ये अपने दादा के जैसे दिखता है, दादी के जैसे, या फिर नाना के जैसे, नानी के जैसे, तो वो कैसे उनके बच्चों में वो रहता है, तो उनके बच्चों के बच्चों में वो ट्रांसफर हो सकता है। तो इसी प्रकार से उन्होंने मटर के पौधों में बताया कि अगर वो प्रथम संतानी पीढ़ी में नहीं दिखाई दे रहा है तो द्वितीय संतानी पीढ़ी में वो दिखाई दे सकता, ऐसा नहीं कि वो छुपा रहेगा। ठीक है, तो फिर
तो बच्चों जैसे हमने ये किया, यानी यही मेंडल का आनुवंशिकता सिद्धांत को सिद्ध करने के लिए, आनुवंशिकता को सिद्धांत को सिद्ध करने के लिए मेंडल ने ये इस प्रकार से दो प्रयोग किया, मेंडल की एक संकर संतति का प्रयोग और मेंडल की द्विसंकर संतति का प्रयोग। ठीक है, तो अभी बच्चों आपको इससे रिलेटेड है कुछ डाउट तो आप मुझसे पूछो, या फिर जो टॉपिक नहीं समझ में आया है तो मुझसे वापस पूछ सकते हो, मैं एक्सप्लेन कर सकती हूँ। हेलो, हेलो। अभी रेज हैंड नहीं है मिस किसी के। ये तो अभी है तो थोड़ा सा है। हेलो। हाँ सर बोलिए। हाँ जिससे हेलो बच्चों, अगर कुछ पूछना हेलो, है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मिस आप लास्ट स्टेटमेंट दे दीजिए और क्लास एंड कर दीजिए, किसी के रेज हैंड नहीं है। ओके ओके सर, ओके। मतलब एक्चुअली में बच्चों की यही मेंडल का आनुवंशिकता के सिद्धांत के हिसाब से ही उन्होंने अपने जो आनुवंशिक गुणधर्म किस प्रकार से एक संतति से दूसरे संतति में यानी होते हैं, ट्रांसफर होते हैं, उसके लिए उन्होंने ये दो प्रयोग किए, मेंडल का एक संकर संतति का प्रयोग और मेंडल का द्विसंकर संतति। उनका मेन यही सिद्धांत था, एक संकर में एक लक्षण वाले रहते हैं गुणधर्म और द्विसंकर में दो लक्षण वाले गुणधर्म रहते हैं। तो इस प्रकार से अध्ययन करके उन्होंने क्रॉस किया और टेबल बनाया, बस उनका यही अध्ययन था में। और भी जो है वो आगे इसमें करेंगे। ठीक है, ओके बच्चों, ओके सर। ओके मिस, ठीक है। को प्रैक्टिस करनी है, बुक में देखना है प्रकार से है ये टेबल क्या है, उसको प्रैक्टिस करनी है, तो आपको अध्ययन इसमें हो जाए। ओके सर, तो मैं लीव करूँ सर। जी हाँ मिस।